हे गाइस, वेलकम बैक। कहते हैं कि बेहतरीन कल के लिए अतीत का अच्छा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल आज पर निर्भर करता है, ना कि बीते हुए कल पर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश की महत्वपूर्ण मिसलेनियस एरर बताऊंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब इस सेंटेंस में एक या एक से अधिक एरर हो सकते हैं। ऐसे आगे के जो सेंटेंस हैं उसमें भी एक या एक से अधिक एरर हो सकती हैं। वह एरर ढूंढने के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा। उसके बाद मैं एररों को, जो एरर होंगी, उन्हें बताऊंगा। चलिए पहले मैं पढ़ता हूँ एरर को, सॉरी क्वेश्चन को। We needed to reskill our workforce to cope at massive technical change. चलिए देखते हैं। वी बी क्या है? एक हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। नीडेड, नीड एक हमारी मॉडल वर्ब भी है और एक हमारी मेन वर्ब भी है। मॉडल वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मूड को बताए। बी नीडेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हमारी सेंटेंस की शुरुआत हुई है, यहाँ तक कोई गलती ही नहीं है। वी नीडेड टू री स्किल, री स्किल का मतलब होता है पुनर्योजन करना। क्या पुनर्योजन करना? यहाँ पर एज एक इन्फिनिटिव यूज हुआ है। टू री स्किल आवर वर्कफोर्स, वर्कफोर्स का मतलब होता है कार्यबल या श्रमिक बल। एक नाउन है और नाउन से पहले एक हमारा पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, और पजेसिव एडजेक्टिव भी सही है क्योंकि बी का ऑब्जेक्टिव केस जो है अस होता है और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है अवर होता है। वी नीडेड री स्किल आवर वर्कफोर्स टू कोप एट, बस यही गलती है, यहाँ पर एक गलती मिली हमें। कोप एट, कोप एट नहीं होता, कोप विद होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में एक कोप के साथ हमेशा विद आता है। इस प्रीपोजिशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसका हिंदी होता है सामना या पूरा करना। क्या होता है? पूरा करना या निभाना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। कोप विद मैसिव टेक्निकल चेंज, चेंज क्या है? एक हमारा नाउन भी है और एक हमारा वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे जो यूज हुआ है एज एक नाउन, क्योंकि मैसिव टेक्निकल दो एडजेक्टिव हैं। ये दोनों एडजेक्टिव किसके लिए आया है? नाउन के लिए है। एक नाउन के लिए दो या दो से अधिक भी एडजेक्टिव आ सकते हैं, बशर्ते उनका सीक्वेंस बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमें सिर्फ एक ही एरर देखने को मिली। कोप एट नहीं होगा, कोप के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगी? विद आएगी, जिसका मतलब होता है पूरा करना या निभाना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो इसका सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। कोप एट नहीं होगा, कोप विद होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द पुअर हैज बिकम पुअरर इन द कंट्री अंडर द कांग्रेस regime while the leaders of the Congress has all become richer. चलिए देखते हैं। दी पुअर, पुअर क्या है? पुअर क्या है? एक हमारा सिर्फ पुअर एक एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एक हमारा एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एक हमारा एडजेक्टिव है। और इससे पहले आर्टिकल क्या लगा है? दी लगा है। एक ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को आप लिख लीजिए। जब किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लग जाए, जब किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लग जाए, तो वह ग्रुप ऑफ पीपल को डोनेट करता है। और ग्रुप ऑफ पीपल एज आ एक प्लूरल नाउन होता है। क्या होता है? एज आ एक प्लूरल नाउन होता है। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मैं लिखूँ रिच। रिच क्या है? एक एडजेक्टिव है। इससे पहले अगर मैं आर्टिकल दी लगा दूं, क्या आर्टिकल दी लगा दूं? आर्टिकल दी लगा दूं, यानी मैं क्या बोलूं? दी रिच। क्या बोलूं? दी रिच। तो इसका मतलब हो जाएगा अमीर लोग, और अमीर लोग क्या हो जाएंगे? आ जाए एक प्लूरल। जब यहाँ पर भी है क्या? गरीब लोग। हैज नहीं आएगा, अब क्या आएगी हमारी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब हैव। क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब? हैव, ठीक है। क्या बोलेंगे? दी पुअर हैव बिकेम नहीं आएगा, क्या आएगा? बिकम आएगा, क्योंकि बिकम की तीन फॉर्म होती, बिकम, बिकेम, बिकम। तो हैव वर्ब के साथ हमेशा बी3 आता है, ना कि बी2 आता है। हमारी हैव वर्ब कौन कौन से हैं? हैव, हैज, हैड, ठीक है।
पुअरर यानी जो गरीब है वो और गरीब बन चुके हैं इन द कंट्री, इस देश में, अंडर द कांग्रेस रिजिम। रिजिम एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसकी हिंदी लिख लो, इसका मतलब होता है शासन काल या प्रशासन या शासन व्यवस्था, यानी शासन काल। कांग्रेस के शासन काल में गरीब गरीब और बन चुके हैं, वह जबकि द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हैव सॉरी भाई है भी आएगा क्योंकि लीडर्स, लीडर्स एज अ प्लूरल हमारा यहाँ पे नाउन है, तो हमें चाहिए क्या, प्लूरल वर्ब। कांग्रेस के नेता अमीर बन चुके हैं, बिकम हैव के साथ हमारी वर्ब B3 सही लगी है। अब यहाँ हैज की जगह क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्या बोलेंगे, हैव ऑल बिकम रिचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हैज की जगह क्या आएगा, हैव आएगा, क्यों, हमें पता है दी पुअर एज एक प्लूरल नाउन है, तो हमें क्या चाहिए, एक प्लूरल वर्ब भी चाहिए, तो हैव, हैज की जगह हैव आएगा। बिकेम की जगह बिकम आएगा, क्योंकि बिकम, बिकेम जो है B2 वर्ब है और बिकम हमारी B3 वर्ब है। और हैज की जगह हैव आएगा, हैव आएगा क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एक्चुअल में जो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, लीडर्स है, ना कि कांग्रेस है। क्या कहना चाहता है कि कांग्रेस के नेता, यानी कांग्रेस के नेता बन कौन चुके हैं, अमीर कौन बने, कांग्रेस की, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। A tree fell through the railway line that caused an accident. चलिए देखते हैं। ऑफ आ ट्री फेल, फेल फाल की सेकेंड फॉर्म है, और एज आ हमारा सेंटेंस की शुरुआत पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरू हुई। एक पेड़ गिर गया, कहाँ गिर गया, दी रेलवे लाइन, यानी रेलवे लाइन। थ्रू, थ्रू एक प्रीपोजिशन होती है, थ्रू एक प्रीपोजिशन है जिसकी हिंदी होती के माध्यम से, के माध्यम से। और यह प्रीपोजिशन वहाँ यूज किया जाता है जैसे पुल हो, सुरंग हो, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, या कोई पाइप हो, के माध्यम से, इस तरीके से। अगर कोई इसके अंदर से, यानी इस माध्यम से कोई जा रहा है, ठीक है, यानी जैसे नदी में जो पानी बहता है वो नीचे नीचे बहता है, अगर कोई सुरंग से ट्रेन जाती है तो वहाँ हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं थ्रू का, ना कि यहाँ। यहाँ कहना क्या चाहता है, जैसे एक रेलवे लाइन है, वो यहाँ पर एक ट्री था, ट्री इधर से इधर गिर गया, यानी क्या कहना चाहता है, एक ओर से दूसरी ओर के पास जो था एक पेड़ गिर गया, जिसके वजह से एक एक्सीडेंट या एक दुर्घटना घट गई। ठीक है, तो यहाँ प्रीपोजिशन थ्रू की जगह हमारा आएगा अक्रॉस। क्या बोलेंगे हम, आ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड एन एक्सीडेंट। चलिए अगला इसका सॉल्यूशन देखते हैं। थ्रू की जगह हमारा अक्रॉस होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। He never has and never will take such strong measure to stop the agitators. चलिए देखते हैं। ही, ही एज एक हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। ही नेवर, नेवर क्या है, एक हमारा एडवर्ब है, कभी नहीं। हैज एक हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है और एक हमारी हैव वर्ब की मेन वर्ब भी है। एंड नेवर, नेवर फिर हमारा एक एडवर्ब है, और बिल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। टेक एक मेन वर्ब है, टेक एक मेन वर्ब है, और इस टेक मेन, एक मेन वर्ब के लिए दो हेल्पिंग वर्ब आई, एक हमारी हैज आई है और एक विल आई है। अब हमें पता है कि हैज के साथ तो हमेशा B3 यूज किया जाता है और विल के साथ हमेशा B1 यूज किया जाता है। हाँ, यहाँ पर एक मेन वर्ब से दो हेल्पिंग वर्ब कनेक्ट हो सकती थी, दोनों हेल्पिंग वर्ब, दोनों हेल्पिंग वर्ब उस मेन वर्ब को फॉलो करती हूँ, तब हमारी दो में हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब के साथ आ सकते हैं। लेकिन हैज के साथ B3 चाहिए और बिल के साथ B1 चाहिए, तो हमें यहाँ टेक
की जगह यहाँ टेक, यहाँ तो टेक रहेगा लेकिन यहाँ हम हैज के साथ टेकन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ही नेवर हैज टेकन, यानी ही वह कभी नहीं लेगा या ले चुका है, नहीं ले चुका है और ना ही लेगा। ही ना ले चुका है ना ही लेगा। क्या नहीं लेगा? सच स्ट्रॉन्ग मीजर्स, इस तरीके के मीजर्स। और सच एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, हमेशा प्लूरल नाउन आता है। यानी ही ना ले चुका है ना ही कभी लेगा, सच स्ट्रॉन्ग मीजर्स, इस तरीके के मीजर्स। मीजर्स एज अ एक नाउन हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग एज अ एक एडजेक्टिव यहाँ पे हमारी बस मीजर की जगह मीजर्स हो जाएगा। टू स्टॉप रोकने के लिए, द एजिटेटर्स, एजिटेटर्स माने होता है गुस्साए हुए लोग, यानी हलचल पैदा करने वाले लोग। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर देखने को मिली? 2। मीजर की जगह मीजर्स होगा और हैज के साथ हमारा टेक की जगह, टेक तो वहां रहेगा और यहाँ टेकन होगा। क्या मैंने बताया कि जब दो हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब के साथ आए, वह जब आ सकती है जब वह दोनों हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब को फॉलो करती हूँ। अगर वह हेल्पिंग वर्ब अपने वर्ब मेन वर्ब अलग अलग फॉर्म की लेती तो हमें उन हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग मेन वर्ब की जरूरत होगी। ठीक है, ठीक है, देख लो। टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड, यानी दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकते हैं विद द वन प्रिंसिपल वर्ब, एक वर्ब के साथ, व्हेन ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज अप्रोप्रिएट टू बोथ द ऑक्सिलरीज, यानी वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ। ऑक्सिलरी वर्ब कह लो या हेल्पिंग वर्ब, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, तो हैज की जगह हैज टेकन होगा, मेजर की जगह मेजर्स होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। We have sufficient food and clothing about the flood victims in Kerala. इसमें तो बड़ी आसान एरर है। देखते हैं, वी हैव सफिशियंट फूड, यानी हमारे पास पर्याप्त खाना और कपड़ा है, के बारे में या के लिए, अबाउट नहीं आएगा, के लिए यानी फोर आएगा। किन के लिए है? हमारे पास पर्याप्त खाना और कपड़ा दी फ्लड विक्टिम्स इन केरला, जो विक्टिम्स हैं, जो बाढ़ प्रभावित लोग व्यक्ति हैं कहाँ? केरला में, उनके लिए हमारे पास बहुत सा मतलब सफिशियंट पर्याप्त खाना भी है और कपड़ा भी। तो यहाँ एक ही एरर है, अबाउट की जगह हमारी प्रीपोजिशन क्या आएगी? फोर आएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। The one who hear the truth and understand it immediate is far better off than the fools who spends hundreds of years thinking about it. चलिए देखते हैं। दी वन हु, दी वन यानी मतलब एक कोई व्यक्ति, या वन हु, क्योंकि हु जो है एज अ लिविंग पर्सन के साथ आता है, और हु क्या है? एक हमारा सब्जेक्टिव केस है। हुम क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस है। और हुज क्या है? एक हमारा पजेसिव केस है। अच्छा, अब मैं यहाँ एक अच्छा सा रूल बता दूं, इस नियम को आप लिख लीजिए। हु हमारा कब आएगा? जब इससे पहले एक एंटीसीडेंट होगा और एक वर्ब होगी। ठीक है, क्या मैंने बताया? हु कब आएगा? जब इससे पहले एक एंटीसीडेंट होगा और यहाँ पर एक वर्ब होगी। हुम क्या जब आएगा? जब इससे पहले एक एंटीसीडेंट होगा और इधर एक ऑब्जेक्ट होगा। और हुज कब आएगा? जब इधर एक एंटीसीडेंट होगा और एक इधर पजेसिव केस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? हु और हियर माने होता है सुनना, एज यहाँ पे सब्जेक्टिव केस सही यूज हुआ, लेकिन वर्ब गलत यूज हुई, क्योंकि दी वन, वन एज अ सिंगुलर है, हु हियर नहीं, हियर्स, हमें हियर में एस लगाना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? हियर्स, क्योंकि हमें सिंगुलर वर्ब लानी पड़ेगी, क्योंकि हु से पहले जो हमारा सिंगुलर एंटीसीडेंट यूज हुआ है। तो दी वन हु हियर्स द ट्रूथ एंड अंडरस्टैंड। अब देखो, उसी वन के लिए एक दूसरा, उसी वन के लिए एक दूसरी वर्ब आई है, अंडरस्टैंड्स। इसमें देखो एस लगा हुआ है।
क्योंकि सिंगुलर वर्ब ही चाहिए, और एक सब्जेक्ट के साथ अगर जितनी भी वर्ब आए वो एक ही फॉर्म में रहेगी, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही हमारी वर्ब होंगी, यानी हमें हियर्स बोलना पड़ेगा और अंडरस्टैंड। ठीक, यहाँ तक ठीक है। इट एक हमारा न्यूट्रल सब्जेक्ट है। इमीडिएट इज माने इज एज अ एक बी वर्ब है, और बी वर्ब जितनी भी होती है एज अ एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। अब इज यहाँ एज अ एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ। इमीडिएट भी एक तुरंत एज अ एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है। अब इमीडिएट जो है यहाँ पर हमें ना ही वर्ब की जो रिक्वायरमेंट है ना ही एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में किस चीज़ की? एक एडवर्ब की। हमें क्या बोलना पड़ेगा? इट इमीडिएटली इज फार बेटर, उनसे दूर हो जाए, फार बेटर ऑफ देन। अब हमारा ऑफ यहाँ से रिमूव होगा क्योंकि ऑफ यहाँ सुपरफ्लुअस है, क्योंकि ऑफ की यहाँ कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। जब हम कंपेरिजन करते इसी ऐसे तो बोलते रमेश इज बेटर देन सुरेश, रमेश इज बेटर देन सुरेश, ना कि हम वेटर के साथ ऑफ लेके आते हैं। ठीक है, तो ऑफ यहाँ सुपरफ्लुअस है, ऑफ का यूज यहाँ नहीं होगा। हमें क्या बोलना पड़ेगा? इज फार बेटर देन द फूल्स एज अ प्लूरल है। फिर हमारा सब्जेक्ट यूज हुआ, सब्जेक्टिव केस हो। अब स्पेंड्स एज अ सिंगुलर वर्ब है, हमें प्लूरल वर्ब बनानी पड़ेगी। हमें क्या बोलना पड़ेगा? स्पेंड, क्योंकि हमें पता है जब हम किसी वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं तब वह वर्ब प्लूरल और सिंगुलर वर्ब बन जाती है। जब उसमें से हम एस या एस वर्ब हटा लेते हैं तब वह वर्ब प्लूरल वर्ब बन जाती है। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर देखने को मिली? हियर्स, इमीडिएटली और स्पेंट। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। और रिमूव ऑफ, ठीक है, हियर की जगह हियर्स होगा, इमीडिएट की जगह इमीडिएटली होगा, ये मिसप्रिंट है। रिमूव ऑफ होगा क्योंकि ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेंड की जगह स्पेंड्स होगा क्योंकि हु से पहले हमारा यहाँ फूल्स दिया है, फूल्स एज अ प्लूरल एंटीसीडेंट है, तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द फेरोसियस एंड ड्रिंक एलिफेंट वाज लेट लूजेज ऑन द स्ट्रीट एंड पीपल रन इन एवरी डायरेक्शन टू सेविंग इट्स लाइफ। चलिए देखते हैं। द फेरोसियस एंड ड्रिंक, ड्रिंक क्या है? एक हमारी वर्ब है जिसका मतलब होता है पीना। ठीक है, और एलिफेंट क्या है? एज अ एक नाउन है, एज अ एक सब्जेक्ट भी है और एक नाउन है। और नाउन से पहले यहाँ पर तो एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो हमें भी एक क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए जो एलिफेंट के विशेषता बता रहे हैं। यानी फेरोसियस का मतलब होता है मतलब आक्रामक, आक्रामक। फेरोसियस का मतलब होता है आक्रामक या तेज तर्रार। ठीक है, अब ड्रिंक नहीं होगा क्योंकि ड्रिंक का हमें पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। क्या हमें बोलना पड़ेगा? ड्रंक। क्या बोलना पड़ेगा हमें? ड्रंक। क्या बोलना पड़ेगा? ड्रंक। द फेरोशियस एंड ड्रंक एलिफेंट, यानी एलिफेंट के लिए हमें दो एडजेक्टिव यूज हो जाएंगे, ड्रंक और फेरोशियस। यानी एक पिया हुआ और एक उत्तेजक या आक्रामक हाथी बाज था। लेट माने छोड़ देना, लेट माने जाने देना, छोड़ देना। और लेट एक ऐसी वर्ब है जो एक इन्फिनेटिव का कार्य करती है। इन्फिनेटिव का कार्य करने का मतलब है इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की वी वन फॉर्म आएगी, ना कि उसमें एस या एस लगा होगा। चाहे लेट हमारा एक्टिव वॉइस केस में आया हुआ हो या पैसिव वॉइस में आया हुआ हो, उसके साथ हमेशा वेयर इन्फिनेटिव या हम कह सकते हैं विदा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो हमें लूजेज नहीं बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा लूज। यानी एक आक्रामक और एक पिया हुआ हाथी को छोड़ दिया गया, ढीला छोड़ दिया गया। कहाँ? ऑन द स्ट्रीट, यानी सड़क पर। स्ट्रीट का मतलब सड़क भी होता है, मोहल्ला भी होता है। ठीक है, सड़क पर उसे खुला छोड़ दिया गया, ढीला छोड़ दिया गया। एंड पीपल रन इन, और पीपल भागने लगे
एवरी डायरेक्शन, एवरी एक वर्ड होता है एवरी और एक और वर्ड होता है ईच, इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है। एवरी डायरेक्शन, डायरेक्शंस नहीं होगा, एवरी डायरेक्शन। एवरी डायरेक्शन यानी सारे भागने लगे एवरी डायरेक्शन में, प्रत्येक दिशाओं में। टू सेविंग यानी बचाना, और बचाना जिनका अंत ना नी पे हो वो हमेशा क्या होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं। और इन्फिनिटिव में तुम्हें पता है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हमें क्या बोलना पड़ेगा, टू सेव यानी बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए, इट्स लाइफ यानी अपनी जिंदगियां, अपनी जिंदगी। अब किनकी, देखो दो पॉजेसिव केस होते हैं, एक हमारा देयर होता है THIR देयर, और एक होता है इट्स। इट्स इट्स हमारा आता है सिंगुलर, जब एक नाउन आया हो उसके लिए हमारा पॉजेसिव केस आएगा इट्स। और देयर जब आता है जब हमारा प्लूरल हो, तब प्लूरल पॉजेसिव केस है हमारा देयर। और जिंदगियां किनकी है, पीपल की, और पीपल एज तुम्हें पता है कि प्लूरल नाउन है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, देयर लाइव्स। तो इसमें हमें काफी सारी एरर मिली हैं। कौन कौन सी एरर है, ड्रिंक की जगह ड्रंक होगा, क्योंकि ड्रंक एज अ पास्ट पार्टिसिपल का कार्य करेगा एक एडजेक्टिव का। लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लूज होगा। ऑन द स्ट्रीट पीपल रन इन एवरी डायरेक्शन की जगह एवरी डायरेक्शन होगा। सेविंग की जगह सेव होगा, इट्स की जगह देयर होगा। यानी 5 एरर इस सेंटेंस में हमें देखने को मिली। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ड्रिंक की जगह ड्रंक, लूजेज की जगह लूज, डायरेक्शंस की जगह डायरेक्शन, सेविंग की जगह सेव, और इट्स की जगह देयर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। There will be strong winds from the west and the northwest, with gusts getting close to या over 40 mph at time। चलिए देखते हैं। देयर विल बी स्ट्रॉन्ग विंड्स, पहली गलती, क्योंकि देयर एक पजेसिव केस है और हमें यहाँ पजेसिव केस नहीं चाहिए, एक हमें चाहिए प्रोनाउन की जरूरत है एज एक सब्जेक्टिव, और इसकी जगह हम लिखेंगे देयर। देयर जो एक होता है आर्टिफिशियल प्रोनाउन का कार्य करता है। वैसे तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है, लेकिन एज एक आर्टिफिशियल प्रोनाउन का भी कार्य करता है। THERE देयर। हमें देयर की जगह क्या चाहिए, ए वाला देयर चाहिए। ए जो देयर है पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। देयर विल बी स्ट्रॉन्ग बीट्स फ्रॉम दी वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, यहाँ तक बिल्कुल सही है। विद गट्स गेटिंग ठीक है, क्लोज टू ओवर 40 mph एट टाइम। अब देखो जब कभी भी नंबर आ जाए, ठीक है, एक समय पर नहीं कहता, कि कहता है कि 40 मील पर हावर की जो एक बार में, हिंदी क्या निकल के आ रहे, एक बार में, ना कि एक समय पर। एक बार में जो या तो 40 मील पर हावर की गति थी, जो हवाएं चल रही थी कहाँ से, वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से। गट्स गेटिंग क्लोज यानी धूल भरी काफी, ठीक है। तो एट टाइम नहीं होगा, हमारा क्या होगा, एट टाइम्स होगा। क्योंकि जब कभी भी नंबर हो, जब नंबर हो, और कहना नहीं, नंबर कहने का मतलब है जब हम इस सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे तो एक समय पर नहीं, एक बार में की हिंदी आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देर की जगह देर्स होगा, सॉरी देर की जगह देर होगा, क्योंकि हमें एक प्रोनाउन की जरूरत है। एट टाइम की जगह एट टाइम्स होगा, क्योंकि टाइम्स विल बी रेफर टू द नंबर ऑफ ऑकरेंस या द नंबर ऑफ इंस्टेंस दैट समथिंग हैपेंड, जो घट चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, इसमें आप काफी अच्छा रूल सीखने को मिलेगा। इफ यू विश टू कैंसल ऑफ योर ऑर्डर, प्लीज कंटेक्ट टू अवर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। चलिए देखते हैं। इफ यू विश टू कैंसिल, यदि आपकी इच्छा है या मर्जी है, कैंसिल ऑफ योर ऑर्डर, अपने ऑर्डर को, और को, ये देखो दो होते, AO डबल F और O डबल F।
ये जो ऑफ होता है पोजीशन बताता है, और ये जो ऑफ होता है एक अलगाव बताता है, सेपरेट करता है एक चीज को दूसरी चीज से। जैसे स्विच ऑफ, तो ये ऑफ ए वाला होता ना कि ए वाला होता, ठीक है। तो यहाँ कहना क्या चाहता है, तुम्हारी इच्छा है अपने ऑर्डर को कैंसिल करना, अपने ऑर्डर को कैंसिल करना। प्लीज कंटेक्ट टू आवर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। तो कृपया हमारे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, ठीक है। अब पहली गलती तो यहाँ पर होगा। दूसरी गलती, हमें टू को हटाना पड़ेगा। अब टू को हटाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि कंटेंट जो है एज एक ट्रांजेक्टिव वर्ब, कंटेक्ट क्या है, एक ट्रांजेक्टिव वर्ब है। दो तरीके की हमारी वर्ब होती है, ट्रांजेक्टिव वर्ब और इंट्रांजेक्टिव वर्ब। ट्रांजेक्टिव वर्ब को हम सक्रमिक क्रिया करते हैं और इंट्रांजेक्टिव वर्ब को अक्रमिक क्रिया करते हैं। सक्रमिक क्रिया का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी जब हमारी कोई ट्रांजेक्टिव वर्ब होगी, ट्रांजेक्टिव वर्ब का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रांजेक्टिव वर्ब है उसके तुरंत बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से पहचानते हैं? दो तरीके से, व्हाट से या होम से, यानी क्या या किसे। अगर हमारा जवाब व्हाट या होम से आ रहा है तो हमें वहाँ क्या, वहाँ हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मैंने कहा? जब हमारा वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं क्या या किसे, क्या या किसे, तब हमारा जो आंसर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि वह एक ट्रांजेक्टिव वर्ब है, वह एक ट्रांजेक्टिव वर्ब। और जब ट्रांजेक्टिव वर्ब आ जाए तब हमें क्या, एक ट्रांजेक्टिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। क्या मैंने कहा? पहले तो ट्रांजेक्टिव वर्ब कब होगी? जब एक ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? हम मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, हम मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे? व्हाट या हुम से। किससे, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे? व्हाट या हुम से। अगर जवाब आ रहा है तो उस ट्रांजेक्टिव वर्ब और उस ऑब्जेक्ट के बीच में हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अगर हम ट्रांजेक्टिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं तब वह जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसका ऑब्जेक्ट होगा? उस प्रीपोजिशन का, ना कि उस ट्रांजेक्टिव वर्ब का या वर्ब का, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, यानी कांटेक्ट करना, किससे कांटेक्ट करना है? किससे यानी होम, किससे कांटेक्ट करना है? अपने ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए किससे संपर्क करना है? हमारे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से। हमें जवाब मिल गया, इसीलिए हमें टू को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ना हो तो एक और मैं अच्छा सा एक तुम्हें एग्जाम्पल समझा दूँ ट्रांजेक्टिव वर्ब और इंट्रांजेक्टिव वर्ब का। अगर जैसे मैं लिखूँ दे गो टू स्कूल एवरी डे, मैंने सिर्फ इतना लिखूँ मैं, दे गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे। दे गो टू, गो समझ लेना, दे गो टू स्कूल एवरी डे। यानी अब देखो दे यानी वे, दे की जगह कुछ भी तुम एज्यूम कर सकते हो। दे गो, गो माने गो एक वर्ब है, एक्शन एक वर्ब। अब हमें पहचाना कि एक ट्रांजेक्टिव वर्ब है या इंट्रांजेक्टिव वर्ब है, ठीक है। अब मैंने इससे क्वेश्चन करेंगे हम व्हाट या हुम से। क्या जवाब आएगा? दे यानी वे लोग, क्या नहीं जवाब रहा, किसे नहीं। यहाँ जवाब आ रहा है कहाँ, वो लोग कहाँ जा रहे हैं। अब हमें वो लोग कहाँ जा रहे हैं यानी व्हाट और होम से जवाब नहीं आया। जब व्हाट और होम से जवाब नहीं आया तब हमें, स्कूल तो एक है, हमारा एक नाउन है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट तो है लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ जो गो है वो एज एक क्या है? इंट्रांजेक्टिव वर्ब है, ना कि एक ट्रांजेक्टिव वर्ब है, ठीक है। जब मैं ट्रांजेक्टिव और इंट्रांजेक्टिव वर्ब पढ़ाऊंगा तो वहां मैं अच्छे से इसे बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं एंड लास्ट। Smartphones have disrupting transportation, payments, and communicating, but the underlying technology has tangentially changed.
are completely different sector satellites. चलिए देखते हैं स्मार्टफोन्स हैव डिसरप्टेड। हैव के साथ हमें पता है क्या आते हैं, मेन वर्ब आते हैं। हैव के साथ हमें सॉरी वर्ब की V3 आती है, ना कि हमारा V2 आता है। तो पहली गलती काफ़ी छोटी गलती थी। स्मार्टफोन हैव डिसरप्टेड, यानी जो स्मार्टफोन है डिसरप्टेड कर चुके हैं। क्या डिसरप्टेड कर चुके हैं? ट्रांसपोर्टेशन, पेमेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग नहीं होगा, कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि हमें पता है एंड से जब दो नाउन कनेक्ट होते हैं तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच में भी रहते हैं और सेम टोन में भी रहते हैं। अगर एंड से पहले सिंगुलर नाउन है तो एंड के बाद भी सिंगुलर नाउन होगा। अगर एंड से पहले प्लूरल नाउन है तो एंड के बाद भी प्लूरल नाउन होगा। तो क्या बोलना पड़ेगा? पेमेंट्स एंड कम्युनिकेट्स बट द बट but the underlined technology has tangentially changed a completely different sector। ठीक है, आगे देखते हैं। चेंज्ड क्या है? एक वर्ब है, वर्ब से पहले एक एडवर्ब लगा हुआ, ठीक है। हैज अगर हमारा सिंगुलर क्या है? सब्जेक्ट है, क्या सॉरी नाउन है टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही। अंडरलाइंड का मतलब होता है रेखांकित, और हमें चाहिए क्या? अंडरलाइंग। अंडरलाइन का मतलब होता है मुख्य आधारित। क्या होता है? मुख्य आधारित या मुख्य आधारभूत। क्या चाहिए हमें? बट परंतु द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी हैज टेंजेंटली चेंज्ड आ कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर। सेक्टर क्या है? एक नाउन है। सेक्टर क्या है? एक नाउन है। डिफरेंट ENT वाले सारे हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, और ENC वाले हमारे नाउन होते हैं। आ डिफरेंट और कंप्लीटली क्या है? एक हमारा एडवर्ब, हमें पता है एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है, और उससे पहले आर्टिकल हमारा ए लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। आ कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर सैटेलाइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसका सॉल्यूशन क्या है? डिसरप्टिंग की जगह डिसरप्टेड आया जाएगा, क्योंकि हैव के साथ V3 आता है, और कम्युनिकेटिंग की जगह कम्युनिकेशन आ जाएगा। अंडरलाइंड की जगह अंडरलाइंग आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शायद प्रश्न समाप्त हो गए हैं। हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।